हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 27 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले हम लोग कल का रिवीजन करेंगे हमेशा प्रथा के अनुसार। तो सबसे पहले कल का रिवीजन करेंगे। तो कल पढ़ा था हम लोगों ने विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चूंकि कल संडे था तो कल वीकली टेस्ट हुआ था, आपका शाम को हुआ था। आपने अगर वीकली टेस्ट नहीं दिया है तो जाकर वीकली टेस्ट भी दीजिए। थीम रखी गई थी पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह। ठीक है। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है न्यूजीलैंड ने। ऑस्ट्रेलिया पहला देश था, न्यूजीलैंड दूसरा बना है। अक्टूबर 2025 में भारत जो है ये तीव्र हमला करने वाले अभियानों के लिए 25 भैरव बटालियन का गठन किया है। इससे पहले 5 का किया था। भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स हुआ, इसका 9वां संस्करण अभी आयोजित किया गया है। और कफाला सिस्टम को सऊदी अरेबिया ने खत्म कर दिया है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित हुआ है केरला। और निंगोल चकोबा महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। इसके अलावा नीरज चोपड़ा को अभी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हो रहा है। और सुनील अमृत ये भारतीय मूल के इतिहासकार हैं, इनको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार मिला है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के न्यायाधीश के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया प्रतिभा एम सिंह को। और वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए रोहित शर्मा। पहले सचिन तेंदुलकर हैं, दूसरे पे विराट कोहली। तो देखिए, ये टॉप 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। एमजीटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। रोजाना रात को 10 बजे 9 बजे आपको ये पीडीएफ दे दी जाती है। ठीक है, 9 से 10 के बीच में। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो डिटेल वाली। एक और जरूरी बात, देखिए छठ पूजा चल रही है, तो सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो छठ पूजा के अवसर पर दिवाली ऑफर को एक्सटेंड किया गया है। तो जो लोग भी अभी भी वीडियो कोर्सेज या ई बुक लेने से चूक गए हैं, उनके पास एक और मौका दिया गया है। वो लोग एमजेटी ऐप पर जा करके वही सेम दिवाली कूपन कोड यूज करके इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN इसका 90वां सदस्य देश बना है। तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका 90वां सदस्य देश बन गया है तुवालू। तुवालू अब ये IUCN का 90वां मेंबर होगा। ये एक प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप देश है। द्वीप देश मतलब कि आइलैंड टाइप का छोटा सा एक देश है। तो 90वां सदस्य होगा IUCN में। अभी 89वां सदस्य आपको याद होगा आर्मेनिया बना था। मैंने आपको बताया था ना, आर्मेनिया सदस्य बना था IUCN का लेटेस्ट, वो हुआ था। एक और चीज, एक सोनाली घोष, सोनाली घोष का आपको याद रखना नाम, डॉक्टर सोनाली घोष। सोनाली घोष ये क्या बनी थी, ये अवार्ड पाई थी, ये कैटन मिलर पुरस्कार पाई थी। कैटन मिलर पुरस्कार पाई थी जब ये IUCN का जब समिट हुआ था तब। IUCN का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था समिट, कहाँ पर, अबू धाबी में। अबू धाबी में, ठीक है, ये भी याद रखना। तो IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ओके, अगला, निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन या कहें COP10 के 10वें सत्र में एशिया पैसिफिक ग्रुप का ब्यूरो उपाध्यक्ष चुना गया है। तो ब्यूरो उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। भारत को चुना गया है ब्यूरो उपाध्यक्ष, और इसकी अध्यक्षता इस बार कर रहा है अजरबैजान। 2025 से 2027 तक की वैलिडिटी की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें भारत उपाध्यक्ष होगा, अजरबैजान अध्यक्ष होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन के लिए COP10 था। कॉप मतलब होता है जनरली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के लिए कॉप होता है, जैसे जलवायु के लिए होता है, क्लाइमेट चेंजेस के लिए होता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर डोपिंग विरोधी सम्मेलन है, ये एंटी डोपिंग के लिए है। डोपिंग क्या होता है, खेल के संदर्भ में अगर डोपिंग को लिया जाए, डोपिंग मतलब जनरली होता है मिलावट। ठीक है, अशुद्धियाँ मिलाना, वही होता है डोपिंग। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अशुद्धियाँ मिलाना। तो अगर खेल के संदर्भ में लिया जाता है, तो खेल के संदर्भ में डोपिंग का अर्थ ये होता है कि जब कोई खिलाड़ी होता है, वो अपनी परफॉर्मेंस को अचानक से बूस्टअप करने के लिए कुछ केमिकल, कुछ रासायनिक पदार्थ, कुछ दवाइयाँ, ऐसा कुछ सेवन कर लेता है, कुछ इंजेक्शन लगा लेता है,
तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। ये खेलों में बैन है, ये अमान्य है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए संस्थाएं काम करती हैं। एक है वर्ल्ड लेवल पर संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे कहते हैं वाडा। भारत में भी सेम ऐसे ही एजेंसी है जो नेशनल चीज़ों को देखती है, जिसका नाम है नाडा, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये दोनों एजेंसियां ये सब ये इंश्योर करती हैं कि कोई भी खिलाड़ी जो है वो किसी दवाई वगैरह का, किसी केमिकल का सेवन करके खेलों में ना उतरे, ठीक है ना, जिससे फेयर कंपटीशन हो सके, ठीक है जी। तो अभी पेरिस में यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ना, वहीं पर 20 से 22 अक्टूबर के बीच में इसका भी आयोजन किया गया। तो भारत उपाध्यक्ष रहने वाला है 2 3 सालों तक, ये बात याद रखना, ठीक। वैसे COP30 की अगर बात की जाएगी तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ 30 जो है COP30 जलवायु को लेकर के, ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है इस बार ब्राजील इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है, ब्राजील मेजबानी कर रहा है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला अंडर वाटर टनल प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की है? अंडर वाटर टनल यानी पानी के नीचे, समुद्र के नीचे होगा टनल, सुरंग होगा और उसमें से गाड़ियां आएंगी जाएंगी। तो ये केरल ने घोषणा की है, केरल का ये पहला होगा अंडर वाटर टनल। तो इस प्रोजेक्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये फोर्ट कोची से लेकर एर्नाकुलम तक ट्रेवल करने के लिए ये सुरंग बनाएंगे। इससे 16 किलोमीटर की दूरी घट करके मात्र 3 किलोमीटर रह जाएगी। जो पहले घूम करके इतना जाना पड़ता था, अब वो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे मात्र 3 किलोमीटर में। तो आप समझ सकते हो कितना समय बचेगा इससे। तो लगभग 2.75 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई होने वाली है। 2672 करोड़ खर्च आएगा और एस्टिमेटेड है कि ये सितंबर 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो 16 किलोमीटर की सड़क यात्रा को ये घटाने वाला है। 35 मीटर होगा पानी से नीचे, समुद्र तल से नीचे, और ये सुरंग अरब सागर के नीचे बनाया जाएगा, वाइपिन और फोर्ट कोची के बीच। तो केरल का ये होगा पहला। अभी केरल और चर्चे में आया था जब इसने क्या किया था कि पूरे पूरे राज्य को अत्यंत गरीबी रेखा से मुक्त किया था, ठीक है ना। जो एक्सट्रीम पावर्टी लाइन होती है उससे ऊपर उठा दिया था अपने राज्य को। केरल आप देखोगे यहाँ पर है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत ये एक राज्य है। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, CPIM पार्टी से। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेंकर यहाँ के गवर्नर हैं। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। और वेपनाड कायल यहाँ पर झील है। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क याद रखना, बहुत पूछा जाता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भी है। पलक्कड़ दर्रा है, पालघाट है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। 140 यहाँ पर विधानसभा में सीटें हैं। 14 जिले हैं टोटल। 20 सीट लोकसभा में और 9 सीट यहाँ से जाती है राज्यसभा में। क्लियर, याद रहेगा। अगला, किस राज्य में अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को नेशनल ग्रिड कनेक्शन हेतु मंजूरी मिली है? गोड्डा पावर प्लांट या गोड्डा पावर प्लांट जो भी आप पढ़ते हो, ये पावर प्लांट अडानी ग्रुप का है। ये अब तक बांग्लादेश को केवल बिजली सप्लाई किया करता था, लेकिन अब ये भारत में भी सप्लाई करेगा बिजली। तो इसको मंजूरी मिल गई है। और ये कहाँ पर मिला है, देखिए किस राज्य में मिला है, तो आप बताओगे झारखंड में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में ये काम करेगा। देखिए जैसे ही जब ये न्यूज़ आई कि अप्रूवल इसे मिल गया है, तो अडानी पावर का शेयर 7% से बढ़ गया है। गोड्डा प्लांट ग्रिड कनेक्शन प्रोजेक्ट जो है इंडिया में शुरू हो गया है पहली बार। पहले केवल बांग्लादेश को ये बिजली सप्लाई करता था। बांग्लादेश ने अडानी पावर का अभी बहुत सारा बिजली का बिल भी बकाया रखा हुआ है, उसको पेमेंट भी नहीं किया है। तो बीच बीच में अडानी ग्रुप के द्वारा उनको धमकियां भी दी जाती है कि भाई पेमेंट पहले करो, जब बांग्लादेश कुछ भी भारत के खिलाफ इधर उधर चीज़ें करता है। तो खैर भारतीय ग्रिड से भी अब ये जुड़ जाएगा। 1600 मेगावाट की इसकी कुल क्षमता है इस प्लांट की। 2019 के मार्च महीने में एक इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी घोषित किया गया था, सेज क्षेत्र घोषित किया गया था। तो नेशनल ग्रिड कनेक्शन के लिए भी मंजूरी मिल गई है। अच्छा, अभी अडानी पावर पर एक रिपोर्ट आई है कि NIC ने 33,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं सरकार के कहने पर अडानी ग्रुप में। इस बात की क्या सच्चाई है, क्या प्रोसेस हुआ था, क्या कुछ हुआ था, वाशिंगटन पोस्ट का क्या मामला है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी है, आप उसको जा करके देख सकते हैं चैनल पर। अभी मैंने आपको कल ही दी थी। देखिए झारखंड आया है, झारखंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची होती है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, पार्टी का नाम याद रखना। यहाँ के गवर्नर हैं संतोष कुमार गंगवार। यहाँ पर हजारीबाग झील है, राजा तालाब है, तोपचांची झील है। बेतला, पलामू और
हजारीबाग। ये 3 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। संथाल, झूमर, पाइका, फगुआ, छाऊ, भजा, सरहुल ये प्रमुख यहाँ के लोक नृत्य भी हैं। 24 जिले हैं, 81 विधानसभा में सीटें, 14 सीट यहाँ से लोकसभा में और 6 सीट जाती है राज्यसभा में। ठीक है जी। अगला, और झारखंड आप जानते हो 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। अक्टूबर 2025 में किसको गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद अधिकारी नियुक्त किया गया? चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ये गूगल क्लाउड में नियुक्त किए गए हैं। अब चूंकि ये भारतीय हैं, भारतीय मूल के, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो कार्तिक नारायण आज के टाइम पर गूगल क्लाउड में अब होंगे चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर। गूगल के सीईओ भी सुंदर पिचाई भी भारतीय ही हैं, आप जानते हो भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक और भारतीय मूल की नियुक्ति की गई है। तो इस भूमिका को संभालने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जो इस पद पर गए हुए हैं, गूगल क्लाउड में यहाँ पर गए हुए हैं। इससे पहले ये एसेंचर में काम कर रहे थे। एसेंचर एक आईटी कंपनी है, आप जानते हो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। तो इसमें ये चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, और अब यहाँ पर ये चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर होंगे। गूगल क्लाउड क्या करता है? क्लाउड कंपनी कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि ऑनलाइन ही जो भी काम करना हो वो कर लो, आपको कोई स्टोरेज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और प्रमुख नियुक्तियों का रिवीजन करेंगे, जैसे हर्ष संघवी गुजरात के उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। डैन कैट्स आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक बने, और अनंत गोयनका फिक्की का निर्वाचित अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। सोनाली सेन गुप्ता आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया। खालिद अल एनानी, याद रखना, यूनेस्को के ये अध्यक्ष बने हैं। आशीष पांडे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ। कल्याण कुमार सीबीआई के एमडी सीईओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के महानिदेशक। प्रवीर रंजन बने हैं ये सीआईएसएफ के महानिदेशक। ठीक है, और प्रवीण कुमार बने थे आईटीबीपी के महानिदेशक। हाल ही में किसको सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सखारोव पुरस्कार। अभी जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था उस टाइम पर भी मैंने आपको बताया था सखारोव पुरस्कार के बारे में, क्योंकि सखारोव पुरस्कार पिछली बार जो विजेता थी वही इस बार नोबेल भी पाई है। खैर, सखारोव पुरस्कार तो है जो है ये दिया जाता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन आप नाम सुने होंगे, यूरोपीय संघ, उसके द्वारा दिया जाता है मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो काम करते हैं जो व्यक्ति, उनको। तो इस बार का सखारोव पुरस्कार मिला है मजिया अमाल ग्लोबली और आंद्रेज पोकजुबिट को। उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नोबेल की लिस्ट भी मैं आपको शो करा चुका हूँ कई बार, ठीक है ना। नोबेल आप लोग रिवीजन कर ही लिए होंगे, पिछले महीनों में दिए जा रहे थे लगातार। और यहाँ पर ये सखारोव पुरस्कार है, ठीक है। सखारोव पुरस्कार की ये दोनों इस बार के विजेता हैं। नोबेल वाला भी याद रख लेना और सखारोव याद कर लेना, आपका 2 नंबर तो बन जाएगा पक्का पक्का, ठीक है। इसमें 50,000 यूरो की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है सखारोव पुरस्कार में। ये विचार की स्वतंत्रता के लिए दी जाने वाला यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान माना जाता है। आंद्रेज पोजबुक जो है ये बेलारूसी पोलिस पत्रकार हैं और मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं, जबकि माजिया अमलावुक जो है ये जॉर्जियाई पत्रकार हैं, मतलब जॉर्जिया से हैं, ठीक है। 1988 में स्थापना हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली बार मारिया कोरिना मचाडो को मिला था और यही इस बार नोबेल शांति पीस पुरस्कार पाई हुई है, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है ना। और इनके साथ ही एडमंडो गोंजालेज को भी मिला था, उरुटिया को भी। तो 2 लोग को मिला था जिनमें एक को नोबेल पुरस्कार भी इस बार दिया गया। किस देश ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल में कबड्डी में दोहरा गोल्ड जीता, यानी 2 गोल्ड मेडल जीता? तो बहरीन में अभी एशियाई युवा खेल हो रहा है 2025, 11 सालों के बाद ये आयोजित किया जा रहा है। तो इस बार दोहरा गोल्ड जीत लिया है कबड्डी में भारत ने। भारत की महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ने ही जीत लिया है गोल्ड मेडल। आप देखिए, इंडिया क्लिंचेस डबल गोल्ड मेडल इन कबड्डी इन एशियन यूथ गेम 2025। तो अंडर 18 में लड़के और लड़कियां दोनों की टीमों ने जीता है। फाइनल में दोनों ने ही ईरान को हराया है और ईरान को हराकर जीत लिया है। तो ये 22 से 31 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है मनामा बहरीन में। एशियाई युवा खेल है, जिसमें कई प्रकार के अभी इवेंट अभी और होने हैं। अब तक 16 पदक जीते गए हैं भारत के द्वारा इसमें। तो नानजिंग 2013 के बाद 12 साल के बाद ये आयोजित हो रहा है, 11 नहीं 12 साल के बाद, ठीक है। अगला, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आईटीबीपी का 64वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। 24 अक्टूबर को ही मैंने आपको कई बार बताया यूएनओ दिवस मनाया जाता है, साथ ही साथ में पोलियो दिवस भी मनाया जाता है, पोलियो दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस भी याद रखना
अब आईटीबीपी का स्थापना दिवस या रेजिंग डे मनाया गया। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस मतलब कि भारत और तिब्बत सीमा पर जो लगते हैं पुलिस, वो आईटीबीपी वाले होते हैं। आईटीबीपी एक सीएपीएफ का हिस्सा है, यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का हिस्सा है। सीएपीएफ के तहत 7 फोर्सेज आती हैं। इन पर गृह मंत्रालय का कंट्रोल रहता है। गृह मंत्रालय के तहत ये काम करती हैं। ये सीएपीएफ जो होती हैं, इन्हें कहा जाता है पैरामिलिट्री। क्या कहा जाता है? पैरामिलिट्री, या हिंदी में कहें तो अर्धसैनिक। तो ये अर्धसैनिक होते हैं और सेना का मतलब आधा हिस्सा होता है, समझो एक प्रकार से। सेना जो होता है वो वायुसेना, थल सेना और नौसेना होती है। ये अर्धसैनिकी बल है। तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी। जब 1962 में चाइना से हार मिली तो उसके बाद फिर ये फैसला लिया गया, ज़रूरत पड़ी कि यहाँ पर भी एक स्पेशल प्रकार की फोर्सेस स्थापित करनी ज़रूरी है। तो देखिए, मुख्य रूप से ये लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा की रक्षा करते हैं। तो 5 से 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनमें से एक है आईटीबीपी। तो अभी नए महानिदेशक इसके बनाए गए हैं प्रवीण कुमार। अभी मैंने आपको बताया भी, 1962 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अगला, निम्न में से कौन पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट सम्मान के लिए चुनी जाने वाली जापान की पहली वाइस एक्टर बनी है? पर्सन्स ऑफ द कल्चर मेरिट सम्मान, ये जापान का बहुत ही प्रेस्टिजियस सम्मान है, बहुत ही पुराना सम्मान है, 1951 से दिया जा रहा है। तो इसमें अभी हाल ही में एक पहली वॉइस एक्टर को, जो आवाज़ें निकालने वाली होती हैं, जो कई प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं, है ना, तो ऐसी पहली वॉइस एक्टर बन गई हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। नाम है इनका मसाको नोज़ावा। क्या नाम है? मसाको नोज़ावा। अब देखिए, यहाँ गोकू वॉइस एक्टर हैं, ये गोकू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं और ड्रैगन बॉल में गोकू की आवाज़ ये निकालती थी, और इसके लिए इनको दिया गया है ये अवार्ड, पर्सन ऑफ द कल्चर मेरिट सम्मान। जापान का है, जापान बहुत फेमस ये अवार्ड देता है, बहुत पहले से, 1951 से। तो प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन येन की आजीवन पेंशन मिलती है। ये अवार्ड जिसको मिलता है उसको लाइफ टाइम तक पेंशन भी मिलती है। ठीक है, अगला, भारतीय विज्ञापन जगत के जनक कहे जाने वाले पीयूष पांडे, इनका भी 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पीयूष पांडे जी जो हैं, जो इंडियन एडवर्टाइजमेंट के टाइकून थे, बहुत फेमस ऐड जो है इन्होंने रन कराए, जो लोगों के जुबान पर आ गया। आप जितने भी फेमस ऐड आप सुनते होंगे, पेटीएम करो से लेकर अब की बार मोदी सरकार, या कुछ मीठा हो जाए, या फिर अब 2 बूंद जिंदगी की, हमारा बजाज, ये सब जो आप सुनते हो, जो बड़े बड़े स्लोगन जो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो स्लोगन जुबान पर आया लोगों के, बल्कि ब्रांड भी जुबान पर आ गया। तो वो सब के पीछे जो थिंकिंग थी, जो आइडिया था, वो था पीयूष पांडे का। और पीयूष पांडे जो हैं, जो कि 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए थे, इनका निधन हो गया है। देखिए, ये इंडियन एडवर्टाइजमेंट को ये एक नया रूप दिए, नया आयाम दिए थे। तो इनका अभी 24 अक्टूबर को निधन हो गया है। इनको और भी सम्मान मिल चुके थे, जैसे 2012 में इनको क्लियो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। 2018 में कांस में इनके भाई प्रसून के साथ लायन ऑफ सेंट मार्क अवार्ड मिला था। तो अभी इनका निधन हो गया है। ये कुछ और प्रमुख निधन है, जैसे आप राजू बाल सरस्वती देवी को देख सकते हो, प्रसिद्ध गायिका थी, इनका निधन हुआ। रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वर्तमान कृषि मंत्री थे। जीजी पारिक ये राजनीति से संबंधित थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। पंडित छन्नूलाल मिश्रा प्रमुख गायक थे। एस.एल. भैरप्पा कन्नड़ उपन्यासकार थे। होराल्ड डेनिस सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर थे। डी लपांग मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री थे। बॉब सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। टी.एन. मनोहरन आईडीबीआई बैंक के चेयरमैन थे। इनका सबका निधन हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो, निम्न में से किसे बोलीविया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो बोलीविया के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं अभी रोड्रिगो पाज। रोड्रिगो पाज सी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ देख लेंगे आप तस्वीर इनकी। तो इन्हें चुना गया, ये सेंटर राइट विंग के प्रेसिडेंट माने जाते हैं। तो इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके उम्मीदवार थे और नवंबर में शपथ लेंगे बोलीविया के प्रेसिडेंट के रूप में। बोलीविया की राजधानी होती है सुक्रे। राष्ट्रपति अभी तक यहाँ पर थे लुई आर के कतावकोरा। ठीक है, तो इनको हरा दिया है इनको। बोलीवियाओं यहाँ की मुद्रा होती है, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ये मैप में देखते हैं कहाँ पर है। तो दक्षिण अमेरिका का मैप अगर आप देखोगे, जैसे ये बड़ा सा देश है ब्राज़ील, ब्राज़ील की जस्ट बगल में ही एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी, बोलीविया। ठीक है ना, बोलीविया ये है, ये चिली है, पेरू है।
पराग्वे है, उरुग्वे है और इधर अर्जेंटीना है, ऊपर ब्राज़ील है, ठीक है ना। तो बोलीविया कंट्री के बारे में आपने जान लिया, ला पेज इसकी राजधानी। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर क्वेश्चन। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। कमेंट के लिए आप इसका आंसर भी दीजिए। कल मैंने आपसे वैसे पूछा था कि उरुग्वे की मुद्रा क्या है, तो पेसो है। एसोचैम का नया उपाध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है किस वर्ष भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था WHO के द्वारा। इसके अलावा भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कमेंट करके दोनों क्वेश्चन का आंसर कीजिए, दोनों इजी है। अगर आप लास्ट डे की वीडियो देखे होंगे तो जरूर ही आप आंसर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से जाते जाते छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा पर ऑफर आपको बढ़ा कर दिया गया है, आप जाकर MZT ऐप से दिवाली कूपन कोड यूज करके ही आप वो ऑफर का फायदा उठा सकते हो। 84% का डिस्काउंट वीडियो कोर्सेज पर, 70% का डिस्काउंट ई बुक्स पर, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।